to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने डिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Namaskar viewers, hello and welcome to this special coverage on Sansad TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kal, Finance Minister Nirmala Sitharaman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future.
the government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the finance minister laid the roadmap for future growth, and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kal: inclusive development, reaching the last mile; infra and investment, also unleashing the huge potential of India; green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced, and also some tax reliefs that she just announced in the second part of her speech. So with an eminent panel of experts today, we will decode all of these post-budget analysis, the announcements that the Finance Minister has made, Harsh. जी बिल्कुल टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज़ निर्मला सीतारमन ने आज अपने बजट प्रपोजल्स में रखे हैं, ये 7 प्रायोरिटीज़ बिल्कुल उस सप्त ऋषि की तरह काम करेंगे। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि सप्त ऋषि है और वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें का जो विकास होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 7 प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं AKB, जिन्हें हम कहते हैं, AK भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, और आम आदमी को कहें कि जिस चीज़ का बड़ी ही बेसब्री से किसी भी बजट में इंतज़ार रहता है, ख़ासकर हम कहते हैं वेतन भोगियों के लिए, कान लगाकर सुनते रहते हैं। और वित्त मंत्री के पार्ट B में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने ये तोहफ़ा दे ही दिया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो 7 लाख का जो तोहफ़ा है वो तो ज़रूर है, और उसके साथ मैं समझता हूँ कि सुधार की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो सुधार की दृष्टिकोण से टैक्स व्यवस्था में जो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिजीम का जो सुधार का जो उन्होंने ऐलान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि जो 2020 में जो एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसमें कोई एग्जेम्पशंस की कोई न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कि जो लोगों ने उसको ज़्यादा सराहना नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत एक्सेप्टेंस कम था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ऐलान किया गया है वो एक ऐसा एक अनाउंसमेंट है जिससे कि लोग अब ये नए टैक्स रिजीम में आ सकते हैं, थोड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे। और वित्त मंत्री का भी कहना है कि ये डिफ़ॉल्ट रिजीम बन गया है अब, तो सरकार का भी इसमें पूरी तरह से उसका सपोर्ट है। पर अगर मैं इस बजट में ऑब्वियसली इसकी जो हेडलाइन जो होंगी आम आदमी के लिए, ये जिसकी आपने जिक्र की, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस बजट को उसको समझना है, इसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ़िलोसॉफ़ी है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो मैक्रो इकोनॉमिक फ़िलोसॉफ़ी मैं समझता हूँ कि एक तरफ है वित्तीय अनुशासन, दूसरी तरफ है टैक्स रेजीम का सुधार, और तीसरा और ये है कि उस वित्तीय अनुशासन के अंदर रहते हुए भी जो कैपेक्स में जो 33% का जो इजाफा जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ ये 3 चीज़ जो है हमें एक साथ देखना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो है, आपने जो कहा कि जो टैक्स रिलीफ का है, तो चारों जो स्तंभ जो हैं इस बजट के, उसको हमें पूरी तरह से समझना होगा और पूरी तरह से इसका ऐलान कर, मतलब पूरी तरह से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात मैं कह दूं कि जो टैक्स कलेक्शंस की जो प्रोजेक्शंस की गई हैं वो सिर्फ 11-11.5% वृद्धि की कही गई हैं, तो मैं समझता हूँ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो जो निर्मला सीतारमन जी का जो बजट पिछले 2 साल का बजट हमने देखा है, उस बजट में जो एक अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी का जो एक समन्वय था वो अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं आमतौर पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ना कि आमतौर पे प्रोजेक्शन बहुत ऊपर होता है और एक्चुअल जब डिलीवरी होती थी तो बहुत नीचे होती थी। हमने 2014 से पहले में उसी तरह से उन्होंने जो वित्तीय जो घाटा का जो ऐलान किया इस साल का, उन्होंने 6.4% का ही दिखाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो इजीली वो उन्होंने जो खर्चे की जो उसके ऊपर जो रोक लगाई है
और कैपेक्स को तभी बढ़ाया है उन्होंने। मैं समझता हूँ ये एक प्रैग्मेटिज्म है और स्टेट्स को उन्होंने इस बार मैं समझता हूँ कि और भी थोड़ी बहुत छूट दी है। सरचार्ज की घटाना स्टेट को भागीदार बनाया। हाँ, स्टेट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान जो होगा सरचार्ज को घटाने से, जो एकदम जो हाई एंड जो HNI इंडिविजुअल जो हैं उनका 42.7 से 39% में ले जाना, ये अपने सेंटर ने अपना हिट लिया है। ये तो स्टेट्स को उतना हिट नहीं होगा। अशोक, इसको माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे टीना, लेकिन इन्होंने जो अशोक ने खास बात बताई वो ये है, अगर हम देखें जो 7 सप्तऋषियों की बात आप कह रही थी, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि निर्मला जी ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अमृतकाल का पहला बजट है, पहली सीढ़ी है, हमें अगले 25 साल जाना है, जब भारत 2047 में आज़ाद भारत 100 वर्ष का हो जाएगा, उसकी प्रथम सीढ़ी है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 33% उसमें इजाफा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाते हुए अब इसे 13.7 लाख करोड़ किया गया है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो सरकार की अभी प्राथमिकताओं में एक है, बल्कि हर दिशा में विकास होगा। और जो सरकार का कहना है कि समावेशी विकास हो और हम अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बढ़ेगा। We'll continue, and Mr. Bhattacharya, I'll come back to you. But in the meanwhile, let me also introduce another guest who's joining us in the studio, Professor Charan Singh, CEO, IGROW Foundation. Before we proceed and discuss, analyze each of these aspects, the 7 key priorities that the Finance Minister had laid across, Professor, your first remarks on the budget. Do you see the Finance Minister building up on the reforms that this government has done over the years? Or it's a more forward-looking, capitalizing and sort of, laying a roadmap for India at 100? Absolutely. It's an excellent budget. This is amazing how she has achieved it. The first and foremost thing, as I look as an economic professor, is growth. And this is growth-oriented. And that is reflecting from her figures directly. If the gross fiscal deficit is coming down from 6.4% to 5.9%, it is obvious that there is tax collection is high, tax buoyancy is there, and growth is being recorded. If I look at the sectoral analysis that she has presented today, she has taken care of the employment, she has taken care of women, female labor force participation in the country is very low. She is using the self-help groups to increase that, increase entrepreneurship amongst the women. She has taken care of the youth, she has spoken about the startups. I think this is an amazing budget. And the most important thing when you talk about growth-oriented budget is the tax slabs. And she has taken care of the personal income tax too. So my first reaction is this is a budget which will take care of the industry because of infrastructure. It will take care of individuals, entrepreneurship because the tax slabs are low now. She has given concessions even to the senior citizens. So that means the banking sector will also benefit. In any growth model, they'll tell you 2 things, finance and employment. On the finance, she has again spoken about the financial sector. India as it is a very stable financial stability is very high. But she has spoken about the financial sector and she says they're going to revisit the banking and the non-banking and the RBI Act and look at how they can strengthen the financial system. So to me, my overall reaction would be this budget gets 11 out of 10. Okay, Professor, the fact that, when we talk about inclusive growth and the prominent role going forth of women and youth particularly. So what are the new initiatives that the Finance Minister has sort of, laid out to increase the participation of not just more and more women, but also to capitalize on the advantage of demographic dividend for India? Yeah, exactly. The startup incentives that she's given, even in the tax slabs that she has said that if you're doing entrepreneurship, I'm going to enhance from 7 to 10 years. There's a tax benefit there. I think that's amazing. Now, quite a bit of youth get employed, self-employment. And on the self-employment too, she has given concessions there. On MSMEs, she is announcing concessions. So this is where I think the youth is going to get engaged actively into the whole system. There has been emphasis on digital thing. And please remember, the youth are far more comfortable with the digital world. And therein also I see lots of things happening there. On the skilling,
Again, she has emphasized a lot on how skilling is going to get enhanced across the spectrum. I think that is going to help again the youth. So to me, female labor force participation and the youth, which taps the demographic dividend of the country, is rightly placed by the FM. बिल्कुल। और अशोक, हम आगे बढ़ते हैं, इस पे थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। बहुत ही सही तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी टैकल करने की बात वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में कही है, जिससे कि ना आपका ग्रोथ अफेक्टेड हो, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पे असर पड़े, और सारी चीज़ों को एक तरीके से हम बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपने बात की, जो उसमें हमने ये देखा है कि जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है उसका पूरा हमें एहसास मिला है कि 6.4% कहा गया, तो 6.4% में रुकेंगे हम, और अगले साल में 4.5% को देखते हुए, और पार्लियामेंट की सदन के पटल में उन्होंने पूरा एक ऐलान किया है कि वो 4.5% के ऊपर 4.5% के ऊपर वो पूरी तरह से वो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान है, और उन्होंने स्टेट्स को भी उसी तरह से एक एश्योरेंस दिया है कि आप भी अपना खर्चा बढ़ाइए। 0.5% जो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है 3.5%, वो लिंक्ड रहेगी किस तरह से आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म लिंक्ड जो एलोकेशंस जो हैं स्टेट्स के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंडिकेशन है। और हम कहना चाहेंगे कि आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर अब 5 कर दी गई है। इसे और सुविधाजनक बनाया गया है। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स। अगर आपकी कमाई 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच है तो आपको 10% की दर से टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स, और 15 लाख से अगर ज़्यादा आपकी आमदनी है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। इसे लगातार हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और ये टैक्स स्लैब को 6 से 5 भी किया गया है। एक तरीके से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर चरण सिंह कि हर तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स की एक व्यवस्था की जा रही है। आप देखें कि टैक्स फॉर्म को भी बदला गया है, जो एक बहुत झंझट लगता था कि कितने क्लिक्स दबाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब वो सारी चीज़ें, ये भारत के लिए न सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बल्कि ईज़ ऑफ डूइंग एवरीथिंग हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, बट इससे पहले कि प्रोफेसर इस सवाल का जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या कहा, ताकि वो दर्शक जिन्होंने बजट प्रेजेंटेशन मिस कर दिया हो, आइए सुनते हैं कि उन्होंने टैक्स रिलीफ किस तरह से दिया है, और जिसका सीधा फायदा हजारों, इनफैक्ट लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को होगा जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आइए सुनते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. Yes, Professor. So one thing is very clear. Firstly, the slabs have been reduced. That makes life easier. Secondly, the tax rates have become multiples of 5 and 10.
Very, very easy to compute. Yes. Some of us have been arguing this for a very long time. Direct taxes, indirect taxes, GST. Why can't you think in terms of the last man in the village shop? And he knows, okay, 5%, 10%, 15, 20, and my job is done. So firstly, the slabs getting reduced, the multiples of 5 and 10 coming in, very easy to understand. If you have noticed, even on the presumptive tax, she has done a great job. So to a great extent, now MSMEs and professionals don't have to worry about the tax slab at all. Presumptive tax देने से सबको लाभ हो गया. तो मुझे लगता है कि जो अच्छा उसके ऊपर द पीक टैक्स रेट जो 42.5% था उसको रिड्यूस किया एंड 37 से 25% किया. उससे भी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5. तो मुझे लग रहा है कि जो आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग. तो जो टैक्स से एक डर लगता था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, किस परसेंट, वो सब नहीं रहा. सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर ये मेरी इनकम है 5% या 10% या 15% से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट होता है. आमतौर पर लोग डरते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो गया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है. टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, टैक्स देते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादातर आगे ज़्यादा बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है इस टाइम पे सरकार ने यही चीज़ मन में रखी है कि टैक्स स्लैब्स को कम करके सिंप्लीफाई करके. वैसे ही वित्त मंत्री जी ने उस टाइम पे ये भी बीच में अपनी भाषण स्पीच में कहा कि किस तरीके से हम लोग 90 डेज से 16 डेज तक ले आए हैं प्रोसेसिंग, और कुछ तो हम लोग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं. तो उससे टैक्स पेयर को भी एक विश्वास बन जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम. अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहती है. मैंने खुद कैलकुलेट किया है और अभी मुझे 24 घंटों में या कम से कम 15 दिन में पता लग जाएगा कि मेरा टैक्स सबमिशन ठीक रहा है कि नहीं. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल I think has been simplified. Okay, a related question, Mr. Bhattacharya, I'll take from you, because now the new tax regime becomes the default system. Is it still possible to avail the benefits of the old tax regime? Has the finance minister made that clear also? The indication that I got from the finance minister, we have to look into the finance bill to get a clear answer. But the indication is that the government will treat the new tax regime as the default regime, but the old regime does not go away. But if you compare the tax rates and the slabs under the new regime, you will see that every slab, income slab, has got a benefit under the alternative tax regime. So there will be natural migration of people from the exemptions regime to the non-exemption regime. So I think it has been very carefully drafted. The flaws in the original scheme of 2020 has been addressed very largely, and as the finance minister rightly said, that if somebody is drawing an annual income, taxable income of 9 lakh, earlier system, that person would have had to pay a tax of around 60,000 in a year. Now 45,000. Similarly, in the case of 12 to 15, anybody is earning 15 lakh, he or she had to pay around 1.5 lakh, but now it is only 1.07 lakh. So the gains are there. So there will be natural, attraction and migration to this scheme. So I see this also very intelligently done, because you are trying to make the scheme more attractive for those who are at the lower end of the spectrum, in the income spectrum. Now, there are two reasons why I call it intelligent. One is that the government's revenue hit will be relatively less, because as you know that almost 70% of the government's individual income tax collections are coming from the top 30%. Right. Yes. And so the lower one is more. So the government's revenue hits less relatively. And second, this is the segment. This is the segment which was worst hit during the pandemic and things. So therefore, this also can be treated as a kind of a demand push and a kind of a fiscal stimulus of sorts, so that the people will have at least 45,000 rupees extra in a year, and that can hopefully will help revive demand in an economy that really needs
demand push. Sure, sure. So And I this- have no doubts that the new regime will now become the default regime Yeah, for sure, everyone because sure, it's so easy to do. और Yeah, अब चलते yeah, हैं अपने संवाददाता नव विक्रम सिंह के पास। नव विक्रम सिंह सुबह से ही संसद भवन में और वित्त मंत्रालय में बजट को फॉलो कर रहे हैं। नव विक्रम, यस नव विक्रम, आपसे तो पहले आप जानते हैं कि बिहार से सांसद हैं और इस समय एग्रीकल्चर को लेकर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को लेकर जो तमाम सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जो खाका खींचा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वर्तमान बजट के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। देश के किसानों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, मध्यम वर्ग परिवारों को तरफ से, नौकरी करने वालों की तरफ से, और ख़ास तौर पे कृषि की जब आपने बात कही तो सचमुच में ये पिछला 3 साल का जो कोरोना काल था, पूरे दुनिया नष्ट हो गई अर्थव्यवस्था। आज हम लोग भी कष्ट में थे, मगर उसके बावजूद अगर देश को संभाला है और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है तो वही और नहीं अन्नदाता किसानी है, कृषक ही है। उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, अद्भुत है। और किसानों के हित के लिए, मछुआरों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए कई योजना, कई कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था उसमें जान देने का काम किया है, उसमें और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। विपक्ष का जो कहना है कि बजट एक तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं उसी को बढ़ाया गया। विपक्ष आपके इस तर्क से सहमत नहीं है? देखिए, मैं एक विपक्ष को तो कभी हम लोग सहमत नहीं करवा सकते, क्योंकि विपक्ष का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हर चीज़ में उनको नकारात्मक चीज़ समझ में आता है। ये बात सही है कि हमारा जो योजना है, पिछले 9 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है, 8 साल से 9 साल से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, उसी के वजह से देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के नेतृत्व करने योग्य हो गया है। और देश, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े देशों की व्यवस्था खराब हो गई, मगर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी इसी विजन के कारण, पुराने नए कार्यक्रमों के वजह से देश जहां तरक्की कर रहा, जहां हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर प्राप्त कर ली है। आने वाले दिन में ही इसको हम और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही सकारात्मक है, हित के लिए है। कोई वर्ग, कोई तबका नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। और ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, जिसके आशा लगाए बहुत पहले से थे, 5 लाख तक का जो स्लैब था बढ़ के 7 लाख हो गया। अब 7 लाख रुपए तक कमाई करिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर्ष जी, जो रामकृपाल जी ने बताया कि ये ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और ख़ास वो लोग जो लोग की अभी टैक्स के दायरे को लेकर ख़ास तौर पर नज़र थी, उनके लिए बेहतर है, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत शानदार नवविक्रम, आपने रामकृपाल यादव जी के साथ कृषि और आम जनता का ये किस तरीके से बजट है, बहुत शानदार चीज करी। In fact, we will continue to take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working as associate professor at the Center for WTO IIFT, is also joining us. Professor Sharma, delighted to have you with us on Sansad TV. Your first comments on the budget. The BJP MP you just heard described it as forward-looking, inclusive growth. How would you describe the union budget for 2023-24? Yeah, thank you. This is excellent budget, and how to effectively implement Sabka Saath Sabka Vikas, and especially with the agriculture, the government has focused on many things. Especially the one of the important thing is the infrastructure, because that is the most important thing. And if you see the if you see the progress from the past sport program schemes, there are excellent programs were implemented by the government of India and the PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These type of programs have helped in increasing the income of the farmers. The one important aspect
for the farmer income and for the welfare is that it is well known that many of the farmers in India, farmers are small and marginal farmers with land holding size very, very low. Now these farmers, they face multiple challenges in terms of the credit, in terms of lower land holding size. Right. So keeping in this mind, the budget has given the sufficient funds and also implement various specific programs to increase the income of the farmers. Like if you see for the cotton farmers, they have implemented a very good scheme. Then for the fisheries sector, as well as agriculture infrastructure fund, which is playing very important role and encouraging new young people to come to the agriculture through by bringing new technology in the agriculture sector. These are helping a lot. And furthermore, the fund which is also allocated to Ministry of Corporation, like in the previous budgets, the government has initiated the Farmer Producer Organization, FPO. Now, one of the challenge for the small farmers is that they used to buy inputs from the retail and they used to also sell in the wholesale market. Now, with the FPO, with this collective bargaining, they can buy in bulk reduced and they will able to bargain better and can sell their products in the domestic as well as the international market. And that's how, if you see that lot of FPO and many of the farmers are now exporting their agriculture products. Right. Mr. Pradeep Goyal, he's Chairman, Asset Reconstruction Council of the ASSOCHAM, is also joining us on the program. Mr. Goyal, thank you very much for joining us on Sansad TV. Your first response to the union budget? कोई बात नहीं अशोक, आपके अखबार में मार्केट हैज चीयर्ड अप और मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन देख सकता हूँ द सेंसेक्स हैज सर्ज्ड ऑलमोस्ट मोर देन 745 पर कर रहा है, निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच 1800 मार्क्स. क्या हेडलाइन होगी आपकी? हेडलाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका कारण बहुत साफ है. दो तीन जो अनाउंसमेंट हुए पीएम आवास योजना में 66% की इंक्रीज की गई है. वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और स्पेशली इन द रूरल इंडिया, इसमें बोथ फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर कंपनीज गेटिंग बिजनेसेस इन दिस पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा एक भारी होगा. दूसरी बात, रेलवेज आउटले, कैपेक्स आउटले इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट 2.4 लाख करोड़. तीसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 33%. चौथी बात है जो कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके रेट्स 33 से 13 ला गए हैं. तो ये बहुत बड़ा एक इससे सरकार ने ज़्यादा रेवेन्यू उसमें, मैं देख रहा था कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं, पर उसमें लगता है कि रिफॉर्म का जो सुगंध मुझे मिल रहा है ये एक अच्छी खबर है. और फाइनल मैं जो कहूँगा कि जो इनकम टैक्स रिलीफ वो मैं समझता हूँ वो डिमांड के लिए काफ़ी लाभदायक. लोगों की जेब में अशोक पैसे आएंगे इस बार ज़्यादा आएंगे. और जो हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में बढ़ा है, और ये भी वजह है कि बावजूद दुनिया के मार्केट्स जब नीचे जा रहे होते हैं हमारे शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है. और एक फाइनल बात, जो एक रवैया चल रहा था कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में बदलाव लाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर. तो इससे भी स्टॉक मार्केट को बहुत राहत मिली है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम का जो चेंजेस अगर बजट में होता, वो चेंजेस ज़रूरी हैं, पर वो अगर एक एक्सपर्ट कमेटी के कंसल्टेशंस के बाद बजट के बाहर हो, वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट एंड प्रैग्मेटिक मूव रहा है. बिल्कुल. प्रोफेसर चरण सिंह, आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि अक्सर पहले हमें देखने में आता था कि न्यूज़ बेस्ड, हम किसी स्टॉक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट फॉल हो जाता था. लेकिन अब कुछ खबरें आती भी हैं, लेकिन मार्केट में इतना रोबस्ट है, मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं हमारे कि बहुत फर्क नहीं पड़ता. देखिए 1200 पॉइंट्स अभी मार्केट बढ़े हुए हैं. उसका एक कारण है,
अब बजट में देखिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आपने कभी सोचा कि एग्रीकल्चर में एक्सेलरेटर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सलेंस को कहा जाएगा कि इस पे काम करो? मिलेट्स पे अभी नई रिसर्च शुरू होगी और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, फिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स फार्मिंग से हटाकर गोवर्धन की बात हो रही है। अगर इतने इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जो हर तरीके से हर एक को हर प्रकार से जिसका फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। तो पिछले 8 साल में मैंने एक चीज़ और देखी है, एक चीज़ सबके मन में स्पष्ट है, क्लियर है कि पॉजिटिव इम्पल्सेस सिस्टमैटिक है, सीक्वेंशियली ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, नी जर्क रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, करके भूल के वो नहीं हो रहा है। आप देखिए, शुरू की पहली बजट स्पीच के शुरू में वित्त मंत्री ने कह दिया कि जो हम पीछे करते हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के अलावा अब एक विचार सबके मन में बैठ गया है। जब नए नए प्रधानमंत्री आए थे, बात की, कोविड हो गया, सब समझ गए, पर प्रधानमंत्री जी ने अपना स्तर और यार्डस्टिक इतना ऊंचा कर दिया है कि अगले 25 साल में हम कहाँ जाएंगे उसके बारे में सब सोच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की बात हो रही है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिमिट देखिए कैसे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसके अलावा हमने कह दिया कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 6.4 से 5.9 आ रहा है, पर आप ध्यान से देखिए उसमें करेक्शन कहाँ हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है जी। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके का बजट आ रहा है, उस जिस तरीके का फोकस है या जिस तरीके की नीति बन रही है, उससे सबका उत्साह बढ़ रहा है। ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है और ये बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा। And to make it more inclusive, Professor Sharma, what the Finance Minister has announced in the field of agriculture is some kind of agriculture fund, actually investment to the agri startups which are going to work now in rural areas, focusing more on the problems faced by farmers, providing them solutions. So how big a game changer is that going to be, including the young startup culture, infusing their energy into into finding solutions of the farmers in rural areas? Agriculture. The government has encouraged that young people come, and also they bring the technology, they bring the innovation, and also to address the challenges which are faced by agriculture sector. Now for these new startups are coming. If you see in the previous budget as well, this is the continued process that more and more people are coming to address the challenges, like you have the drone system, smart agriculture, which is increasing the income. Then along with the farmer producer organization, then providing concessional as well as implementing agriculture infrastructure, are encouraging many people to come to agriculture and bring the innovative ideas and effectively implement, so that the farm income, the actual person, the farmer's income should also be increased very fast. And these are the new startups. They are like drip irrigation, how much fertilizer need. All these are small things, but it's bringing the Indian agriculture export has reached $50 billion. So this is the excellent things which is happening at the moment. Thank you. Okay, Mr. Pradeep Goyal from ASSOCHAM is connected with us now. Mr. Goyal, thank you for your time. Your first response to the budget, sir. Do you find it inclusive? Because there's in the budget this time, the middle class is happy, the agriculture sector has been given particular focus, and the government has tried to not bring reforms that it has been working on over the last couple of years. So what are budget? Mr. Pradeep Goyal, am I audible to you? Yeah, thank you very much for inviting me today and asking me over for. Yeah, yes, you are audible. Am I audible? Please yes, confirm. yes. Yeah, please. Am I continue. audible? Carry on, Mr. Goyal. Yes.